ये रेंडमली मूव करते रहते हैं और उनके मूवमेंट के दौरान पोर्स बनते हैं जो ट्रांजिटरी नेचर के होते हैं। पोर्स बने फिर खत्म हो गए, फिर बने फिर दूसरी जगह बने। उन्हीं पोर्स से मॉलिक्यूल्स या आयंस का मूवमेंट होता है सिंपल डिफ्यूजन में। तो पैसेज ऑफ सब्सटेंसेस इज एज्यूम्ड टू टेक प्लेस थ्रू पोर्स which may not be stable but are transitory and are formed by the appearance of gaps in the highly fluid lipid bilayer because of random movement of phospholipids। जो मेम्ब्रेन में फॉस्फोलिपिड्स हैं वो रैंडमली मूव करते हैं, क्योंकि मेम्ब्रेन सेमी फ्लूइड है। जब सेमी फ्लूइड है तो इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनमें मूवमेंट होता है। तो इनके मूवमेंट के कारण कुछ गैप्स बनते हैं जो ट्रांजिटरी नेचर के होते हैं, बनते हैं खत्म हो जाते हैं, और उन्हीं गैप्स से सब्सटेंसेस पास कर जाते हैं मेम्ब्रेन के अक्रॉस सिंपल डिफ्यूजन में। दूसरा टाइप है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। ये भी डिफ्यूजन है, तो ये भी होगा अलोंग कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। इसके लिए भी एनर्जी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन अंतर क्या है सिंपल डिफ्यूजन से कि सिंपल डिफ्यूजन में किसी कैरियर प्रोटीन की मदद नहीं ली जाती है, और जो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है वो होता है किसी कैरियर प्रोटीन की मदद से। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन also takes place along the concentration gradient and does not require energy but requires carrier protein, जिस कैरियर की मदद से सब्सटेंस मूव करता है, पास करता है, एक तरह का प्रोटीन होता है जो मेम्ब्रेन में पाया जाता है। उसी कैरियर प्रोटीन की मदद से यदि डिफ्यूजन हो रहा है तो उसको कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। और फिर कह रहे हैं कि ये भी पैसिव प्रोसेस है, इसमें भी एनर्जी खर्च नहीं होती है, इसमें भी मूवमेंट होता है लॉन्ग कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। वैसे सब्सटेंसेस जो हाइड्रोफिलिक नेचर के होते हैं वो इस प्रोसेस से पास करते हैं। तो सब्सटेंसेस हैविंग ए हाइड्रोफिलिक मोइटी पास थ्रू द प्रोसेस। वैसे सब्सटेंसेस जिसमें हाइड्रोफिलिक पार्ट होता है उस तरह के सब्सटेंसेस इस प्रोसेस से पास करते हैं। द प्रोसेस इज कैरियर प्रोटीन तक हुआ था सर। मेम्ब्रेन प्रोटीन में कैरियर प्रोटीन तक हो गया था, वहीं तक टिक लगा हुआ है सर। नहीं तो उसके आगे पढ़ाए थे, तुम नहीं किए होगे। हम ट्रांसपोर्ट पढ़ा रहे थे, इतना हमको याद है। ट्रांसपोर्ट पढ़ाए थे, याद है हमको, लगता है कि ये भी पढ़ा दिए थे। मेरा टिक लगा हुआ था कैरियर प्रोटीन तक ही सर। तो उसके बाद तुम नहीं आए होगे। पूरा मेम्ब्रेन की फ्लूइडिटी वगैरह सब बताए थे, मॉडल फॉर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, ये सब बताए थे। ठीक है, सुनो, ये जो प्रोसेस है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन का वो स्टीरियो स्पेसिफिक है। ये स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है कि दो तरह के ऑप्टिकल आइसोमर्स होते हैं किसी सब्सटेंस के, तो उनमें से कोई एक ही तरह का आइसोमर पास कर सकता है उस कैरियर प्रोटीन की मदद से। जैसे मान लो कि किसी का डी फॉर्म पास कर रहा है तो उसी मॉलिक्यूल का एल फॉर्म पास नहीं करेगा। यदि एल फॉर्म पास कर रहा है तो डी फॉर्म पास नहीं करेगा। तो स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करता है। सिंपल डिफ्यूजन में ऐसी बात नहीं है, मेम्ब्रेन से डी फॉर्म भी पास कर सकता है, किसी सब्सटेंस का एल फॉर्म भी पास कर सकता है। लेकिन फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में स्टीरियो स्पेसिफिसिटी शो करता है, इसलिए एक ही तरह का आइसोमर
या तो डी फॉर्म पास करेगा या एल फॉर्म पास करेगा, जो कि कैरियर प्रोटीन की मदद से पास करना है। और कैरियर प्रोटीन स्पेसिफिक होता है किसी खास आइसोमर के लिए, या तो डी फॉर्म के लिए होगा या एल फॉर्म के लिए होगा। The process is stereospecific, that is only one type of two possible isomers, L or D, is transported. Next है it shows saturation kinetics. Saturation kinetics का मतलब होता है कि जिन सब्सटेंसेस को पास करना है, जब उनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा तो रेट ऑफ ट्रांसफर बढ़ेगा, लेकिन एक खास लिमिट तक। उसके बाद यदि बढ़ता है तो ट्रांसफर का रेट बढ़ेगा नहीं, कांस्टेंट हो जाएगा। ऐसा इसलिए होता है कि सब्सटेंसेस पास कर रहे हैं कैरियर प्रोटीन्स की मदद से। जब सारे के सारे कैरियर प्रोटीन्स इन्वॉल्व हो जाएंगे इस प्रोसेस में, तो फिर सब्सटेंसेस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से ट्रांसफर का रेट नहीं बढ़ेगा। जो कैरियर प्रोटीन है उसमें एक बाइंडिंग साइट होता है जिसके साथ वो सब्सटेंस बाइंड करता है जिसको पास करना है। तो जब कैरियर प्रोटीन्स के बाइंडिंग साइट्स, सारे के सारे बाइंडिंग साइट्स ऑक्युपाई कर लिए जाएंगे सब्सटेंसेस के द्वारा, तो फिर ट्रांसपोर्ट का जो रेट है वो कांस्टेंट हो जाएगा। तो it shows saturation kinetics, that is increase in concentration of substance to be transported results in an increase in the rate of transfer up to a certain limit. Next है it is sensitive to inhibitors which react with carrier protein side chains. इस प्रोसेस को रोका जा सकता है, इस प्रोसेस के रेट को कम किया जा सकता है इनहिबिटर के द्वारा, क्योंकि इनहिबिटर बाइंड कर जाता है कैरियर प्रोटीन के साथ, और जब इनहिबिटर बाइंड कर जाएगा कैरियर प्रोटीन के साथ तो सब्सटेंस का ट्रांसफर नहीं होगा। अब जो कैरियर प्रोटीन है जिसकी मदद से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन होता है, ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन बताए हैं कि इंटीग्रल प्रोटीन है, मेम्ब्रेन में एम्बेडेड होता है, और मेम्ब्रेन के आर पार जो इंटीग्रल प्रोटीन पास कर जाता है उसको कहते हैं ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो कैरियर इज रिप्रेजेंटेड बाय ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन्स व्हिच ट्रैवर्स द मेम्ब्रेन, पूरे मेम्ब्रेन को पास कर जाता है। Some channels are always open, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो हमेशा खुले होते हैं, others can be controlled, और कुछ ऐसे चैनल्स हैं जो कंट्रोल किए जाते हैं, मतलब खुलना और बंद होना कंट्रोल किया जाता है। Some are large, allowing a variety of molecules to pass, कुछ ऐसे चैनल्स होते हैं जो बड़े होते हैं और वैरायटी ऑफ मॉलिक्यूल्स उससे पास कर जाते हैं, बहुत तरह के मॉलिक्यूल्स उससे पास कर जाते हैं। अब चैनल में एक होता है पोरीन होता है। द पोरीन्स आर प्रोटीन्स दैट फॉर्म लार्ज पोर्स इन द आउटर मेम्ब्रेन ऑफ प्लास्टिड्स, माइटोकॉन्ड्रिया एंड सम बैक्टीरिया, allowing molecules up to the size of a small proteins to pass through it. पोरीन्स प्रोटीन्स होते हैं और ये लार्ज पोर्स होते हैं जो माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट के आउटर मेम्ब्रेन में पाए जाते हैं और कुछ बैक्टीरिया के मेम्ब्रेन में भी पाए जाते हैं। इससे लार्ज साइज के मॉलिक्यूल्स पास कर सकते हैं, जैसे स्मॉल प्रोटीन्स उससे पास कर जाते हैं। उस तरह से एक चैनल होता है वाटर चैनल्स। वाटर चैनल्स आर कैरियर प्रोटीन्स which are made up of 8 different types of aquaporins. ये जो पोरीन्स हैं या वाटर चैनल्स हैं, ये कैरियर प्रोटीन्स हैं। तो जो वाटर चैनल्स हैं वो 8 एक्वापोरीन्स के बने होते हैं।
पैसिव सिम पोर्ट एंड इन एंटी पोर्ट। अब कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स हैं जिनकी मदद से एक ही साथ दो तरह के मॉलिक्यूल्स या आयंस पास करते हैं। लिंक्ड ट्रांसपोर्ट होता है दो मॉलिक्यूल्स का या आयंस का। एक ही कैरियर प्रोटीन की मदद से साइमल्टेनियसली दो तरह के मॉलिक्यूल्स पास कर जाते हैं। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को कहते हैं सिम पोर्ट, और इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। को ट्रांसपोर्ट, अब को ट्रांसपोर्ट होता है दो तरह का, सिम पोर्ट एंड एंटी पोर्ट। सिम पोर्ट हो गया जब दोनों सब्सटेंसेस या मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में पास कर रहे हैं तो उसको कहते हैं सिम पोर्ट, और दो सब्सटेंसेस अपोजिट डायरेक्शन में पास कर रहे हैं तो उसको कहते हैं एंटी पोर्ट। यदि दो सब्सटेंसेस का ट्रांसपोर्ट लिंक्ड होता है तो उसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। दो तरह का हो सकता है, सिम पोर्ट एंड एंटी पोर्ट। सिम पोर्ट में दोनों एक ही डायरेक्शन में पास करते हैं और एंटी पोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन में पास करते हैं। तो सम कैरियर प्रोटीन्स अलाउ डिफ्यूजन only if two types of molecules move together। कुछ ऐसे कैरियर प्रोटीन्स हैं जो तभी मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट को अलाउ करते हैं जब दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव करते हैं। इन सिम पोर्ट both molecules cross the membrane in the same direction। सिम पोर्ट में दोनों मॉलिक्यूल्स एक ही डायरेक्शन में पास करते हैं, जैसे दोनों अंदर से बाहर जा रहे हैं या दोनों बाहर से अंदर जा रहे हैं, तब इसको कहेंगे सिम पोर्ट। इन एंटी पोर्ट दे मूव इन अपोजिट डायरेक्शंस। एंटी पोर्ट में अपोजिट डायरेक्शन में मूव करते हैं। एक यदि अंदर से बाहर जा रहा है तो दूसरा बाहर से अंदर आएगा। समझे? बोलो। यस। अब एक है कि when a molecule moves across the membrane independent of other molecules, the process is called antipode। देखो अभी तो पढ़े कि दो मॉलिक्यूल्स एक साथ मूव कर रहे हैं, दोनों का ट्रांसपोर्ट लिंक्ड हो रहा है, तो इसको कहते हैं को ट्रांसपोर्ट। सिम पोर्ट हो सकता है या एंटीपोर्ट हो सकता है। लेकिन यदि कोई मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली पास करता है कैरियर प्रोटीन की मदद से, उसके साथ कोई दूसरा मॉलिक्यूल पास नहीं करता है, तब इसको कहते हैं, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, सुधार देना। प्रोसेस इज कॉल्ड एंटीपोर्ट नहीं यूनिपोर्ट। When a molecule moves across a membrane independent of other molecules, the process is called antiport। लिखा हुआ है ना, मिला पेज नंबर 19 में। तो एंटीपोर्ट नहीं होगा, उसको कहते हैं यूनिपोर्ट। यदि एक मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंटली पास कर रहा है तो उसको कहेंगे यूनिपोर्ट। दो मॉलिक्यूल्स का ट्रांसपोर्ट लिंक्ड है तो उसको कहेंगे को ट्रांसपोर्ट। दो तरह का हो सकता है, सिम पोर्ट एंड एंटीपोर्ट। अब एक फिगर में देखो, एक मेम्ब्रेन है, उसके साथ कैरियर प्रोटीन है। कैरियर प्रोटीन के एक तरफ कोई मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है और उससे पास कर जा रहा है दूसरी तरफ, मतलब अंदर की तरफ। है ना? जो कैरियर प्रोटीन है उसमें एक बाइंडिंग साइट है जिसके साथ कोई मॉलिक्यूल बाइंड कर रहा है और उससे पास कर जा रहा है दूसरी तरफ। अब होता क्या है इसमें कि जब एक मॉलिक्यूल अंदर की तरफ बाइंड करेगा तो रोटेट कर जाता है। जो कैरियर प्रोटीन है वो रोटेट कर जाता है। तब जो रोटेट कर जाएगा तो जिस तरह बाइंड किया है, अभी मान लो ES एक्सटर्नल सरफेस पे बाइंड किया है, वो दूसरे फिगर में देखो रोटेट करके चला जाएगा PS में, और फिर ES की तरफ खाली हो गया।
बोलो इसको समझे। ये कैरियर प्रोटीन है, उसके एक्सटर्नल सरफेस पे जो ईएस है एक मॉलिक्यूल बाइंड किया। जब मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो ये जो प्रोटीन है वो रोटेट कर जाता है। जब रोटेट कर जाएगा तो जो पहले बाहर था वो अंदर चला गया और अंदर वाला जो पार्ट है वो बाहर चला गया। तो बाहर जो मॉलिक्यूल बाइंड किया था रोटेशन के कारण अंदर चला गया। The transport protein rotates and releases the molecule inside the cell. जैसे वाटर चैनल्स हैं वो इसी तरह के होते हैं। वाटर चैनल्स मेड अप ऑफ 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्वापोरिन्स। दूसरा है कि मेम्ब्रेन में एक फिक्स पोर होता है, इंटीग्रल प्रोटीन है। इसके एक्सटर्नल सरफेस पे अभी देखो खुला हुआ है, वहां पे कोई मॉलिक्यूल बाइंड किया। जब वो मॉलिक्यूल बाइंड करेगा तो उसके शेप में चेंज आ जाता है। शेप में इस तरह से चेंज आता है कि बाहर जिस तरह बाइंड किया है वो बंद हो जाता है और अंदर का जो पार्ट जो बंद था वो खुल जाता है। तो इस तरह से एक मॉलिक्यूल एक तरफ से आ जाता है दूसरी तरफ। समझे। समझे इसको। हेलो, इस डायग्राम को समझे। यस सर। अब तीसरा जो डायग्राम है उसमें देखो एक मेम्ब्रेन है, ये 3 उसमें कैरियर प्रोटीन दिखाए गए। तो पहला वाला में ए एक तरफ से चला गया दूसरी तरफ, अकेले चला गया इंडिपेंडेंटली। तो इस तरह के ट्रांसपोर्ट को कहेंगे यूनिपोर्ट। दूसरा में देखो ए और बी दो तरह के मॉलिक्यूल्स एक तरफ से दूसरी तरफ साइमल्टेनियसली चले गए साथ साथ, तब इसको कहेंगे सिम्पोर्ट। और तीसरा है इसमें ए और बी का लिंक ट्रांसपोर्ट हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। ए अंदर से बाहर की तरफ गया या बाहर से अंदर की तरफ गया और बी अंदर से बाहर की तरफ गया, इसको कहते हैं एंटीपोर्ट। हो गया। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट। पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है from the region of higher concentration to the region of lower concentration, that is along concentration gradient, for which energy is not required. और एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स और आयंस अगेंस्ट concentration gradient, movement of molecules or ions from the region of their higher concentration to the movement of molecules or ions from the region of their lower concentration to the region of their higher concentration, that is against concentration gradient, तब इसको कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड है। पैसिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत नहीं होती है, एक्टिव ट्रांसपोर्ट में एनर्जी की जरूरत। अब एनर्जी का सोर्स डायरेक्ट हो सकता है, डायरेक्ट का मतलब एटीपी की एनर्जी यूज की जा सकती है, या इनडायरेक्ट हो सकता है। इनडायरेक्ट का मतलब हुआ कोई मेम्ब्रेन है, उसके दोनों तरफ कुछ आयंस का कंसंट्रेशन वेरी कर रहा है, एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम है। एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करता है और उसकी एनर्जी को यूज किया जाता है, तो इसको कहते हैं इनडायरेक्ट। The source of energy may be direct, that is by hydrolysis of ATP, or indirect, that is energy is stored in the form of an ion gradient across the membrane.
मेम्ब्रेन के क्रॉस एक आयन ग्रेडियंट, एक तरफ कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी तरफ कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन से कम कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जब मूवमेंट होगा, एनर्जी रिलीज की जाएगी और उस एनर्जी को यदि यूज कर लिया जा रहा है तो ये इनडायरेक्ट सोर्स है एनर्जी का। अब एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी दो तरह का होता है। प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जैसे एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोडियम पोटासियम पंप, सोडियम और पोटासियम का ट्रांसपोर्ट होता है सेल के अंदर से बाहर या बाहर से अंदर, ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है। और यदि किसी सोल्यूट का ट्रांसपोर्ट एक्टिव होता है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट तो उसको पंप कहते हैं। तो सोडियम पोटासियम पंप, पंप implies active transport of the solute against the concentration gradient. पंप का मतलब होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट ऑफ सोल्यूट अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट। अब यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है जिसकी मदद से ट्रांसपोर्ट हो रहा है सोडियम और पोटासियम का, दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पंप सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड पोटासियम इनटू द सेल। ये जो पंप है वो सोडियम को सेल से बाहर करता है और पोटासियम को सेल के अंदर करता है। तो इस पंप की मदद से सोडियम और पोटासियम दोनों का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो लिंक ट्रांसपोर्ट है, को ट्रांसपोर्ट है, लेकिन कैसा है? एंटीपोर्ट है। सोडियम को सेल के बाहर ले जाता है और पोटासियम को सेल के अंदर लाता है बाहर से। सोडियम और पोटासियम दोनों का ट्रांसपोर्ट लिंक्ड हो रहा है लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में हो रहा है। सोडियम सेल से बाहर किया जा रहा है और पोटासियम को सेल के अंदर किया जा रहा है। तो दिस ट्रांसपोर्ट सिस्टम पंप्स सोडियम आउट ऑफ द सेल एंड पोटासियम इनटू द सेल, दैट इज एंटीपोर्ट। The transporting molecule for the pump is known as sodium potassium ATPase. अब जिसकी मदद से सोडियम और पोटासियम आयंस ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं उसको कहते हैं सोडियम पोटासियम एटीपेज। एक एंजाइम है। एक ऐसा एंजाइम जो एटीपी को तोड़ता है एडीपी और फॉस्फेट में एनर्जी रिलीज करने के लिए। और जो एनर्जी रिलीज की जाती है एटीपी के तोड़ने से, उसी एनर्जी को यूज करके ये जो पंप है, जो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है, वो सोडियम को सेल से बाहर करता है और पोटासियम को सेल के अंदर लाता है। So the transporting molecule for this pump is known as sodium potassium ATPase, which is an enzyme that hydrolyzes ATP in the presence of sodium and potassium to release energy. जब सोडियम और पोटासियम इस ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल के साथ बाइंड कर जाएगा, ये जो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है जिसको सोडियम पोटासियम एटीपेज कह रहे हैं, जो एंजाइम है, एटीपी को हाइड्रोलाइज करता है। एडीपी और फॉस्फेट में एनर्जी रिलीज होती है और उसी एनर्जी को यूज करके सोडियम और पोटासियम दोनों का ट्रांसपोर्ट होता है अगेंस्ट कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कितना पढ़ बेल जानो कि नहीं देख। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 एटीपी प्रोवाइड्स द एनर्जी फॉर लिंक ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटासियम टुवर्ड्स द इनसाइड एंड 3 सोडियम टुवर्ड्स आउटसाइड ऑफ द सेल। जब इस मॉलिक्यूल की मदद से, सोडियम पोटासियम एटीपेज की मदद से एक मॉलिक्यूल एटीपी को हाइड्रोलाइज किया जाता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करके 3 सोडियम आयंस को सेल से बाहर किया जाता है और 2 पोटासियम आयंस को सेल के अंदर किया जाता है। ध्यान से इस लाइन को पढ़ो, यहाँ पर एक जोड़ना है। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 एटीपी provides the energy
फॉर लिंक ट्रांसपोर्ट ऑफ पोटासियम आयन, है ना? घर में तो आदमी तो नहीं जाए छोड़ के ऐसे रोल छुट्टी ले लो पोटासियम आयन लिखा हुआ है ना, तो ड्यूटी सर को नुकसान हो गया ना। यस सर। तो पोटासियम आयन के पहले 2 कर दो, 2 पोटासियम आयन, 2 TWO 2 माहिती है बोल रहे हैं सर। हाइड्रोलिसिस ऑफ 1 ATP provides the energy पांच जुड़ ले for link transport of 2 potassium ions towards the inside and 3 sodium ions towards outside of the cell. जब एक मॉलिक्यूल ATP टूटता है, उससे जो एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी को यूज करके इस पंप के द्वारा सोडियम पोटासियम एटीपेज के द्वारा 3 सोडियम आयंस को सेल से बाहर किया जाता है और 2 पोटासियम आयंस को अंदर किया जाता है। This enzyme is sensitive to ATP on the inside of the membrane but not on the outside and is stimulated by mixture of both sodium and potassium ion. ये जो एंजाइम है सोडियम पोटासियम एटीपेज तभी अपनी एक्टिविटी शो करेगा जब इसके साथ सोडियम और पोटासियम बाइंड कर जाएंगे। अंदर की तरफ से बाइंड करता है सोडियम और बाहर की तरफ से बाइंड करता है पोटासियम। तो सोडियम और पोटासियम के प्रेजेंस में ही ये एंजाइम अपनी एक्टिविटी शो करेगा, मतलब एटीपी को तोड़ेगा और सोडियम और पोटासियम को ट्रांसपोर्ट करेगा। और ये इस एंजाइम के साथ एटीपी बाइंड करता है अंदर की तरफ, मतलब सेल के अंदर की तरफ। The transport reaction takes place in 2 major steps. Step 1 में एंजाइम है ई हो गया एंजाइम सोडियम पोटासियम एटीपेज, उसके साथ बाइंड किया एटीपी और उसके साथ बाइंड किया सोडियम आयन, सोडियम इन मतलब बाइंड किया सोडियम आयन किस तरफ से, अंदर की तरफ से। एंजाइम हो गया ई, एंजाइम है सोडियम पोटासियम एटीपेज, उसके साथ बाइंड किया एक मॉलिक्यूल एटीपी और अंदर की तरफ से बाइंड कर गया सोडियम आयन। ये कॉम्प्लेक्स बन गया सोडियम इन एंजाइम फॉस्फेट और एटीपी टूट गया एडीपी और फॉस्फेट में, एडीपी अलग हो गया। अब जो कॉम्प्लेक्स बना स्टेप 2 में देखो सोडियम इन एंजाइम फॉस्फेट और इसके साथ बाहर से बाइंड कर पोटासियम आयन, बाहर से बाइंड कर गया पोटासियम आयन। जब इस कॉम्प्लेक्स के साथ बाहर से पोटासियम आयन बाइंड करेगा ये रोटेट कर जाता है। जब रोटेट कर जाएगा तो सोडियम जो अंदर की तरफ था वो सोडियम बाहर की तरफ हो जाएगा, तो सोडियम आउट प्लस पोटासियम जो बाहर की तरफ था वो अंदर की तरफ चला आएगा प्लस फॉस्फेट। देखो इस पर बोलो ऐसे लगता कि ऐसे बैठे मना नहीं, बोलो समझे? यस सर। जो सोडियम पोटासियम एटीपेज है एंजाइम है ई, अंदर की तरफ से बाइंड करता है इन एटीपी और अंदर की तरफ से ही बाइंड करता है सोडियम। जब सोडियम आयन और एटीपी बाइंड कर जाता है अंदर की तरफ से ये कॉम्प्लेक्स बनता है सोडियम एंजाइम फॉस्फेट, एटीपी टूट जाता है फॉस्फेट और एडीपी में। अब बाहर से बाइंड करता है पोटासियम आयन, जैसे ही बाहर से पोटासियम आयन बाइंड करता है ये रोटेट कर जाता है, तो सोडियम जो अंदर की तरफ था गया बाहर और पोटासियम जो बाहर की तरफ से बाइंड किया था वो चला गया अंदर। तो सोडियम एंड पोटासियम आयंस आर अल्टीमेटली ट्रांसलोकेटेड इन द अपोजिट डायरेक्शंस फ्रॉम विच दे वेयर बाउंड। जो सोडियम और पोटासियम आयंस थे वो अल्टीमेटली अपोजिट डायरेक्शन में ट्रांसलोकेट कर दिए जाते हैं। इससे सोडियम अंदर की तरफ बाइंड किया था तो बाहर चला गया और पोटासियम जो बाहर की तरफ बाइंड किया था वो अंदर चला गया।
एक फिगर में देखो, एक मेम्ब्रेन है और उस मेम्ब्रेन में सोडियम पोटेशियम एटीपीज है। सोडियम पोटेशियम एटीपीज के अंदर की तरफ, सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है और बाहर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है। तो सोडियम बाइंड कर रहा है अंदर की तरफ से, और इस एंजाइम में 3 ऐसे साइट्स हैं अंदर की तरफ जिसके साथ सोडियम आयंस बाइंड कर सकते हैं। तो 3 सोडियम आयंस बाइंड करते हैं और बाहर की तरफ बाइंडिंग साइट है पोटेशियम आयंस के लिए। तो बाइंडिंग साइट है 2 पोटेशियम आयंस के लिए। इसलिए एक बार जो प्रोसेस से चलेगा, एक मॉलिक्यूल एटीपी हाइड्रोलाइज करेगा, इसकी मदद से 3 सोडियम आयंस बाहर जाते हैं और 2 पोटेशियम आयंस अंदर जाते हैं। अब चूंकि सोडियम आयंस और पोटेशियम आयंस दोनों का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन। सेल के अंदर सोडियम का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सेल के बाहर ज्यादा है। तो सोडियम का ट्रांसपोर्ट हो रहा है सेल के अंदर से बाहर, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट हो गया। उस तरह से पोटेशियम आयंस का कॉन्सेंट्रेशन बाहर की तरफ कम है और अंदर की तरफ ज्यादा है। तो बाहर से अंदर आ रहा है, इसका मतलब फिर आ रहा है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट है। ठीक है, बोलिए। बोलो, समझे इतना? यस अब यस देखो, सर। सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट, जो प्राइमरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसमें एनर्जी यूज की जाती है एटीपी की, लेकिन जो सेकेंडरी एक्टिव ट्रांसपोर्ट है उसमें एटीपी की एनर्जी यूज की जाती है। ये डिपेंड करता है केमियोस्मोटिक एनर्जी पे, और केमियोस्मोटिक एनर्जी होता है मेम्ब्रेन पोटेंशियल या आयन ग्रेडियंट। कोई मेम्ब्रेन है, उस मेम्ब्रेन के दोनों तरफ किसी आयन का कॉन्सेंट्रेशन डिफर करता है, एक तरफ ज्यादा है दूसरी तरफ कम है, तो एक आयन ग्रेडियंट डेवलप करता है, एक मेम्ब्रेन पोटेंशियल डेवलप करता है, और इसी में एनर्जी स्टोर्ड होती है और इसी एनर्जी को यूज किया जाता है। तो इसमें एक फिगर देखो, एक मेम्ब्रेन है और मेम्ब्रेन के साथ एक ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है जो स्क्वायर बना हुआ है या रेक्टेंगल बना हुआ है, वो ट्रांसपोर्टिंग मॉलिक्यूल है। तो सेल के अंदर की तरफ, सेल के बाहर की तरफ, आउटसाइड, प्रमुख कारण जंगलों का कटना है। जंगल से वृक्ष जल